की रफ्तार। अगर बा के हक में फैसला करता हूं तो जूली की जिंदगी उजड़ती है, और अगर जूली के हक में फैसला किया तो बा का वो अतीत जो धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है वो डगमगा जाता है। और फिर मैं कौन होता हूं इन बातों का फैसला करने वाला? ये बात तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब जूली के लिए तुम्हारे मन में भावना आई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है डैड। जो भी भावना आई वो कुदरती थी, और कुदरत का तो कोई धर्म नहीं होता। डैड, आपने मुझसे वादा किया था कि आप बा से बात करके मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ, मुझे याद है। मुझे कब तक राह देखनी होगी? मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। और जूली के पिताजी को क्या बोलूं? उन्हें भी यही जवाब दो। आखिर कब तक यही जवाब देता रहूंगा डैड? योगी, तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसे समय में एक पिता क्या करे जब एक तरफ उसके बेटे की भावना है और दूसरी तरफ उसकी मां के उम्र भर के संस्कार है? डैड, मैं इम्तिहान की घड़ी से गुजर रहा हूं। मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूंगा? मैं तो खुद अपने सवाल का जवाब आपसे मांगने आया हूं। आप मेरी बात को टालिए मत। ये मेरी, जूली और बा की भावनाओं का सवाल है। आप ही को कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा डैड। ऐसे कठिन समय में वही करो जो गीता के कर्म योग ने कहा है। जो सच है, सही है, वही करो। मैं जूली से प्यार करता हूं, ये सच है। बा के संस्कारों को आदर करता हूं, ये भी सच है। मगर फिर सही क्या है? माधव, अरे कैसे हो माधव? साहब, आप यहाँ साहब? अरे तो क्या हुआ? तुम लेट रहो, लेट रहो, लेट रहो। नहीं साहब, आप यहाँ तो मैं कैसे लेट सकता हूँ? अरे भाई, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, तुम बीमार हो। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम लेट रहो। अरे साहब, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी तुम्हें सख्त जरूरत है, ठीक है? और तुम ये मत सोचो कि यहां मैं तुम्हारा साहब बनकर आया हूं। यहां मैं एक आम इंसान के रूप में तुम्हारे पास आया हूं। देखो, मैं साहब तब तक रहता हूं जब तक मैं ऑफिस में हूं। उसके बाद तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। इसलिए इनके लिए ना मत करना और आराम करना। मैडम, इस बच्चे को जल्दी से एडमिट कर दीजिए। देखिए इसे क्या हो गया, कितना खून बह रहा है। देखिए देखिए, जल्दी से एडमिट कर दीजिए। ये कौन है? कौन है? बच्चा है। मेरा कहने का मतलब है इस बच्चे को ये चोट किसी दुर्घटना से पहुंची है या किसी ने इस बच्चे के जरिए अपनी दुश्मनी निकाली है? वो जो कुछ भी हो, लेकिन इसे जल्दी से एडमिट कर लीजिए। लेकिन ये बच्चा जान से मर जाएगा। सॉरी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक मिनट डॉक्टर, इस बच्चे की हालत देखो, और ये एडमिट नहीं कर रही है।
रिलैक्स रिलैक्स। आप इत्मीनान से कहें, क्या हुआ इसे? इसका सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं इसे हॉस्पिटल लेके आई। एक्सीडेंट? देखिए मैडम, ऐसे केसेस में पहले पुलिस इंक्वायरी होती है, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसके बाद ही हम इसे लीगली एडमिट कर सकते हैं और फिर इसका इलाज शुरू होगा। तब तक ये घायल बच्चा ऐसे ही पड़ा रहेगा डॉक्टर? डॉक्टर किसी तरह से इसे जल्दी से एडमिट कर लीजिए। देखिए, आप हमसे ज्यादा बहस मत करें और ना ही हमें कुछ सिखाने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि आप इसकी माँ हैं और मैं एक माँ की तड़प को समझ सकता हूँ। ये मेरा बच्चा नहीं है, ना ही मैं इसकी माँ हूँ। सिर्फ मेरा इसके साथ ये रिश्ता है एक इंसानियत का, और ये भावना आप में मुझसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं। जल्दी कीजिए इसकी पुलिस की फॉर्मेलिटीज। राम सिंह। यस सर। इनकी रिपोर्ट तैयार करो। अब ये बच्चे लोग भी दिन रात सड़क पे खेला करते हैं और तकलीफ हमें दिया करते हैं। ये तो दिन रात का काम है। पहले एक कप चाय तो पी लूं और उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर दूंगा। जस्ट अ मिनट। भारद्वाज साहब, आप देखिए सर, इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। ये बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है, ये बहुत देर से परेशान है, लेकिन ये लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं। सर वो शट अप! मैंने सब कुछ देख लिया है। आपकी नजर में इंसानी जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं। आप जिंदगी देने वाले हैं, जिंदगी लेने वाले हैं। ये बच्चा अपनी मौत से लड़ रहा है, इसकी जिंदगी के कुछ ही पल बाकी रह गए और आप पुलिस की इंक्वायरी का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस बीच इसने दम तोड़ दिया तो किसका इलाज करेंगे आप? आई नो व्हाट यू विल डू। यू विल सिंपली राइट अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डिस्गस्टिंग। लेकिन सर, आप रूल के हिसाब से तो तोड़ डालिए ऐसे नियमों को जो एक इंसानी जिंदगी से बड़े हैं। यू टेल मी वन थिंग डॉक्टर, जस्ट टेल मी दैट इसकी जगह अगर आपका बेटा होता तो आप क्या उसे इसी तरह से ट्रीट करते? पुलिस की इंक्वायरी का इंतजार करते आप? और आप ड्यूटी पर हैं और यहां बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। एक बच्चे की जान की कीमत आपके लिए कुछ भी नहीं। इस वर्दी का कुछ ख्याल कीजिए। धोखा दे रहे हैं आप सरकार को, गद्दारी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आती है नहीं? माफ करिए सर। आप दोनों सुन लीजिए, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो आप दोनों की खैर नहीं। सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इन नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इलाज के दौरान इस बच्चे को कुछ हुआ, ना तो इसके माँ बाप यहाँ पे हैं और ना कोई रिश्तेदार। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगा इस बच्चे की जिम्मेदारी। ठीक है सर, आपको इन कंसेंट पेपर्स पर साइन करने होंगे। पहले आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। आई विल कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज, यू अंडरस्टैंड दैट? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये थोड़े से रुपए हैं मालती। हाँ, थोड़े से? पर ये, और आज तो 20 तारीख है, तुम्हारी पगार भी नहीं, फिर ये इतने सारे रुपए तुम्हारे पास कहां से आए? बताते क्यों नहीं हो? देखो, चुपचाप बता दो ये पैसे कहां से आए, वरना याद रखो मैं और राजू हमेशा हमेशा के लिए इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मालती, ये सब बातें सिर्फ बोलने में ही अच्छी लगती हैं। घर से बाहर निकलो तब पता लगेगा। रुपए पैसों के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं है मालती, कुछ भी नहीं। और आखिर ये सब मैं किसके लिए करता हूं? तुम्हारे लिए और अपने बेटे राजू के लिए ही ना। एक छोटी सी पगार में 3 लोगों का घर नहीं चल सकता मालती, नहीं चल सकता। मेरे कम पैसों की पगार ही मुझसे ये सब काम करवाती है। हाँ, सरकार को चाहिए कि वो मेरी पगार बढ़ा दे, और जरूर बढ़ा देनी चाहिए। क्या? सरकार को तुम्हारी पगार बढ़ानी चाहिए? क्यों? अरे तुम अपनी काबिलियत क्यों नहीं बढ़ाते? मैं पूछती हूँ, ज्यादा मेहनत करो। ये बार बार पैसे कहाँ से ले आते हो? चोरी के पैसे हैं ना, इसलिए ले आते हो क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अरे मैं कहती हूँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये जो तुम्हारी चोरी के पैसे हैं ना, ये मेरी और राजू की खुशियां जरूर लाते हैं, जरूर लाते हैं, लेकिन इनके बुरे कर्मों की सजा सिर्फ तुम्हें अकेले को भुगतनी होगी। मेरी बात तो सुनो।
चुप रहो। मुझे तो अब शर्म आने लगी है तुम जैसे आदमी की पत्नी कहलाने में। तुम अगर आज दुखी नहीं हो तो भी एक बात याद रखो, बाप के कर्मों की सजा बच्चों को जरूर भुगतनी होती है। तुम्हारे ये पाप के कर्मों के पैसे एक न एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएंगे, चाहे उसमें थोड़ा वक्त क्यों ना लग जाए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। कुलकर्णी, तुम्हारे राजू का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? उसको लोटस हॉस्पिटल में एडमिट किया है। आप जल्दी चलिए, आइए मेरे साथ। चलो जल्दी चलो। मेरा बेटा राजू ठीक है ना? कहाँ है वो? आप उसके पेरेंट्स हैं? जी हाँ, प्लीज जल्दी बोलिए ना, वो किधर है? देखिए फिलहाल तो वो बेहोश है। ये तो अच्छा हुआ कि भारद्वाज जी के कारण उसे सही समय पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, नहीं तो शायद आप अपना बेटा खो देते। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने सही समय पर भारद्वाज जी को भेज दिया, वरना आज मेरा इकलौता बेटा मुझसे छिन जाता। डॉक्टर, मैं अपने बेटे राजू से मिल सकता हूँ? जी नहीं, अभी तो उसका ऑपरेशन चल रहा है और उसे कम से कम 8 दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 25,000 रुपए हॉस्पिटल में डिपॉजिट करने होंगे। 25,000 रुपए? इतने सारे रुपए हम लाएंगे कहां से? मालती, तुम फिक्र मत करो, फिक्र मत कर तुम। मैं बहुत लोगों के काम आया हूँ, आज वही लोग मेरे काम आएंगे। हाँ, तुम यही रहो, मैं भी पैसे का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है, यही रहो। हाँ, अभी आता हूँ। मधुकर, डीएम साहब से कह दीजिएगा कि आने वाले चुनाव के लिए पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। उन्हें खामखा आने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। जी। इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, अरे कहो, कौन गली का कुत्ता भौंक रहा है? सारे मोहल्ले की शांति भंग कर दी। इसके साथ मैं कुलकर्णी, पहचाने नहीं आपने? नहीं, अरे बड़ी दिक्कत होती है। हर एक के नाक कान एक ही जैसे होते हैं, दो ही आंखें होती हैं, दो ही टांगे होती है, कोई किसी को कैसे पहचाने? साहब, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है वो, उसके लिए पैसों की सख्त जरूरत है। सर, मैं आपके बहुत काम आया। आपने कहा था सर आप भी मेरे काम आएंगे, आपने वादा किया था सर। वादा? और मैंने? जी। इम्पॉसिबल। देखो भैया, सफल कुमार धंधे में 2 बातों का बहुत ख्याल रखता है। एक तो किसी से वादा नहीं करता, और अगर वादा करता है तो उसे भूल जाता है आराम से, तसल्ली से। साहब, इस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कह दूंगा कि भारद्वाज के खिलाफ साजिश आपने की थी। अरे भैया, यहाँ पे मच्छर बात हो गए हैं, धुआं करके उड़ा दो इन्हें। इसके मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओहो, मत छोड़ो, पकड़ लो। क्या पकड़ोगे? शंभू, इसको सड़क में फेंक दो, लेकिन बच्चों से कहना ऐसे मारे नहीं, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि इसने बड़ी मदद की है हमारी। ले जाओ, ले जाओ। साहब, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा आपको। ओहो, चिल्लाता बहुत है। अरे चिल्लाओ नहीं, गला बैठ जाएगा। गाना कैसे गाओगे? तुमने कुलकर्णी को जाने दिया तो वो तो तुम्हारे बहुत काम का आदमी था, और आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आता वो। अरे भैया, उसने हमारे लिए बहुत काम किया, लेकिन हमने उसकी पूरी रकम चुका दी। ये भाई कोई बिजनेस है, पॉलिटिक्स का मंच नहीं है कि ना चाहते हुए भी डीएम साहब को उस बुढ़िया के पास जाना पड़ा जूस बुलाने के लिए, समझे? ये बात तो तुम्हारी ठीक है सफल कुमार, लेकिन एक बात तुम मेरी भी सुन लो। हम पॉलिटिशियंस के पास जनता का विश्वास होता है, और तुम जैसे बिजनेसमैनों के सर पर हम पॉलिटिशियंस का आशीर्वाद होता है। भारद्वाज का केस अभी तक अदालत में आया नहीं, और अगर ये कुलकर्णी अपनी जुबान से फिर गया तो याद रखना कि कटी पतंग की तरह तुम पूरे देश में उड़ते हुए नजर आओगे। मधुकर, एक बात तुम भी सुन लो, हम वो कटने वाली पतंग नहीं है, हम काटने वाली पतंग। अगर कुलकर्णी अपनी जबान खोल दी तो बहुत सिंपल सी बात है, हम उसकी जबान काट देंगे। डॉक्टर, अब कैसा है हमारा राजू? हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है।
खतरा टल गया है, शायद कल सुबह तक होश आ जाए। मालती, जरा एक मिनट इधर आना। वो मैं जिससे पैसे मांगने गया था वो 3-4 दिन बाद आएगा, मुंबई के बाहर है। पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा ना। हाँ, क्या करूं? वो मेरे जितने भी गहने घर में रखे हैं सबके सब गिरवी रख दो। उनसे 10-15 हजार तो मिल ही जाएंगे, उनसे हम ये सब कुछ चुका देंगे। नहीं, मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके कह के आता हूँ, कल तक हम पैसे डिपॉजिट कर देंगे। हाँ ठीक है, जाता हूँ मैं। डॉक्टर साहब, ये वो दवाइयां हैं जो आपने मंगवाई थी, देख लीजिए। साहब जी, मैं हूं इस बच्चे की माँ। अगर आप नहीं होते तो आज इसकी जान नहीं बचती। नहीं बहन, मैं कौन होता हूं? जिंदगी देने और लेने वाला तो वो ऊपर वाला है, मैं तो एक माध्यम। अच्छा, मैं चलता हूं। दुनिया में आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भरद्वाज जी, आज मैंने भगवान को देख लिया आपके रूप में। योगेश भैया, भैया जल्दी निकलिए, मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है यूथ जर्नलिज्म पे, मैं आपको पढ़वाना चाहती। जूली, मेरे सारे रास्ते एक ऐसी जगह आकर रुकते हैं जहां से आगे सिर्फ एक गहरी खाई है। अब तो मौत ही इससे रास्ता निकाल ले। योगेश भैया, भैया ये क्या है? खत है। क्या लिखा है इसमें? तुमने मेरे खत को हाथ क्यों लगाया? भैया आप डरपोक हैं, आपने ये भी नहीं सोचा इस लेटर को पढ़कर जूली का क्या हाल होगा? ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, तो अब ये आपका पर्सनल मामला हो गया। भैया आप अपना हाल बताते हुए डरते? बुज़दिल हैं आप, कायर हैं। हाँ मैं डरता हूं, बुज़दिल हूं, मैं कायर हूं। अगर मैंने जूली से शादी कर ली तो बा के दिल का क्या हाल होगा, यह सोचकर डरता हूं मैं। और अगर जूली मेरी नहीं हो सकी तो ये सोचकर ही मैं पागल हुआ जा रहा हूं। मुझसे ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होती। मानसी प्लीज हेल्प मी, प्लीज। आपको कोई ना कोई राह तो निकालनी पड़ेगी ना, और वो राह आप ही को ढूंढनी पड़ेगी। मैं जानती हूं यह आपके लिए इम्तिहान का वक्त है, पर किसी भी सवाल के दो जवाब नहीं होते और आपको सही जवाब ढूंढना ही होगा। नहीं ढूंढ सकता मानसी, मैं कुछ नहीं ढूंढ सकता। भैया आपको ढूंढना ही होगा। हम लोग आपको सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। आपको जो भी डिसीजन लेना है अभी लेना होगा। किसी एक को पाने के लिए किसी दूसरे का दिल दुखाना होगा भैया, सहना होगा। नहीं सह सकता मैं। हिम्मत मत हारिए भैया, आमने सामने बैठकर ही तो सारे मसले हल होते हैं। क्या मसला हल होगा? किसके सामने बैठ के मसला हल करूं मैं? बा के सामने? वो कुछ नहीं मानेगी और जूली को मैं और ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकता। इस तरह तो आप अपने आप को दुखी बना रहे भैया, और जूली को भी तड़पा रहे हैं।
भैया या तो आप जूली से शादी कर लीजिए या बाकी बात को मानकर उसे भूल जाइए। आप सुखी नहीं रह पाएंगे भैया, ना आप जूली को पा सकेंगे और ना ही बा को खुश रख पाएंगे। भैया आपको किसी एक राह को चुननी होगी। आप दोनों नाव पर पांव रखने जाएंगे तो डूब जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो मानसी तुम। बहुत सह लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं अभी जाकर बा को सब कुछ बता दूंगा। Oh!